हेलो गाइस, दिस इज़ संजीव एंड आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो एक बार फिर से हम लेके आए हैं मैथ्स का सीरीज़, जो कि सीटेट और स्टेट्स के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, तैयारी करने वाले हैं। तो एक मैथ का सीरीज़ जो है अब से चालू होने वाला है हमारे चैनल पे। तो आप अगर नए हैं तो हमारे साथ जुड़िए और बेसिक्स से जो है मैथ्स को और फिजिक्स या जो भी साइंस के टॉपिक्स है पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, जैसे पेपर 1 में ईवीएस है, पेपर 2 में जो है साइंस है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। तो इसको हम लोग जो है डिटेल में जानेंगे, सीखेंगे। हर एक वीडियो में चैप्टर वाइज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी जो है हम लोग चालू करने वाले मैथ्स का सीरीज़, और साथ में जो है साइंस का भी सीरीज़ जो है, जैसे ईवीएस और फिजिक्स का पेपर 2 के लिए और पेपर 1 के लिए ईवीएस का जो है साथ में पैरेलल हम लोग चालू करेंगे। तो अभी जो है हम लोग सीटीटी और एसटीटी का जो मैथ्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और हर एक वीडियो जो है आपको मिलने वाला है चैप्टर वाइज। डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जीरो लेवल से डिस्कशन करेंगे और सीखेंगे बढ़िया से क्या होता है साइंस और मैथ्स का क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम में, सीटेट और अन्य किसी जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसमें किस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और शुरुआत से सीखेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप अभी तक अगर हमारा यूट्यूब चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ जुड़ जाए, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारे साथ जुड़े। और बेसिक्स से जो है हम लोग सीखने वाले हैं। तो अगर आप पढ़ने में कमज़ोर है या पढ़ाई छोड़ दिए हैं, फिर भी आप अगर सीटेट और स्टेट का जो एग्ज़ाम्स है उसको आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़ें और सीखें अच्छी चीज़ें जो एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, और आप आसानी से जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई भी कर जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग मैथ्स का सीरीज़ जो है चालू करने वाले हैं सीटेट्स के लिए, स्टेट्स के लिए। और ये सिमिलर क्वेश्चंस जो है अन्य और एग्ज़ाम्स में भी आता है, जैसे आपका रेलवे का एग्ज़ाम्स है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट का एग्ज़ाम्स में भी सिमिलर क्वेश्चंस ही आता है। उसके बाद जो है एसएससी, बैंकिंग, जितने भी एग्ज़ाम्स है सारे में एक ही जैसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन अगर बात करूँ मैं सीटेट की, तो सीटेट में थोड़ा सा ईजी होता है, थोड़ा सा आसान होता है अगर आप पढ़े हो तो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग एक एक करके। मैथ्स का शुरुआती चैप्टर जो है वो है नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम्स। इसको हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति हिंदी में इसको बोलते हैं। तो आइए हम लोग आज डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। जैसे हम लोग जानेंगे कितने टाइप्स के नंबर होते हैं, किस नंबर को क्या बोलते हैं, किस नंबर को कैसे डिनोट किया जाता है। तो एक एक करके जो है हर एक नंबर्स के बारे में हम लोग जो है जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात अगर हम करें संख्या के बारे में कि संख्या क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि संख्या क्या है। डिजिट्स का, अंकों का जो है एक समूह है। क्या है? संख्या क्या है? एक अंकों का समूह है। यानी कि अगर हम बात करें संख्या के बारे में तो संख्या क्या है? ये अंकों का समूह है। अंकों का एक समूह है, हम बोल सकते हैं। ग्रुप ऑफ डिजिट है, ग्रुप ऑफ डिजिट है। इंग्लिश में अगर हम बोले ये क्या है? ग्रुप ऑफ डिजिट है, यानी डिजिट का एक ग्रुप है। कैसे? आइए देखते हैं। ठीक है, तो संख्या को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। जैसे सपोज कीजिए कोई नंबर है 3, 5, 6, 9, 8। तो ये जो सारा नंबर है ना, ये पूरा जो एक पैकेट है ये कहलाता है संख्या। लेकिन अगर हम बात करें सिर्फ सिंगल एक अंक के बारे में तो ये कहलाता है अंक या डिजिट। ये अंक या डिजिट कहलाता है, जबकि ये जो पूरा डब्बा है ये कहलाता है संख्या। ये कहलाता है संख्या। संख्या क्या होता है? बहुत सारे डिजिट का जो है एक ग्रुप का एक वो होता है, पैकेट आप बोल सकते हो, होता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग संख्या। संख्या जो है बहुत सारे जब डिजिट एक साथ मिल जाता है तो संख्या कहलाने लगता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हम लोगों ने जाना। तो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ नंबर कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं। ठीक है, देखते हैं टाइप्स ऑफ नंबर।
टाइप्स ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्या के प्रकार, संख्या के प्रकार, यानी कितने प्रकार के संख्या होता है, इसके बारे में हम लोग जो है जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक नंबर क्या होता है। ठीक, नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, संख्या को हम लोग इसमें शॉर्ट में लिखेंगे ऐसे। ठीक है, तो संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल NATURAL, नेचुरल नंबर। ठीक है, नंबर को भी हम लोग यहाँ शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर जो है ना, इसको बोलते हैं गिनती वाले नंबर। क्या होता है ये, गिनती वाले नंबर होते हैं, गिनती वाला क्या होता है, नंबर होता है। ठीक है, गिनती वाले क्या होता है, ये संख्या होता है। गिनती वाले क्या होता है, संख्या होता है। गिनती वाले कौन कौन से संख्या होता है, क्या हम जीरो से गिनते हैं, बिल्कुल नहीं, जीरो से हम गिनना स्टार्ट नहीं करते। अगर हम किसी चीज़ को गिनते हैं तो कैसे गिनते हैं, 1 2 3 4, यानी शुरुआत हम 1 से करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो नेचुरल नंबर है ना, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तक जो है ये जाता है। ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में एक ही कंफ्यूज होता है बच्चे को कि इसमें जीरो आता है कि नहीं, तो इसमें बता दो कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं आता है, ये हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसको हम गिनती वाला नंबर भी बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी इसको बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट में जो है ये एक हम लोगों ने चीज़ डिस्कस किया कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है। तो प्राकृतिक संख्या जो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है और 9 तक पहुंचता है, इसलिए इसको प्राकृतिक संख्या या गिनती का नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है, पूर्ण क्या है, पूर्ण संख्या। एक सेकंड में देख लेता हूँ कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। तो पूर्ण संख्या जो है इसको हम लोग होल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर, होल का मतलब होता है सारा, सभी। होल का मतलब होता है सभी, सभी मतलब ऑल। तो अभी छूट क्या गया, हम लोगों ने प्राकृतिक नंबर में देखा कि 1 से 9 तक जाते हैं, तो छूट क्या रहा है फिर, तो छूट रहा है जीरो। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, जीरो को भी काउंट कर लेंगे। सभी मतलब ऑल, सभी मतलब सभी, सारे। तो इसमें जो जीरो छूट रहा था ना ऊपर वाले में, उसमें इसमें जीरो भी आ जाता है। तो होल नंबर में हम क्या बोलेंगे, ऐसे W से डिनोट करेंगे होल नंबर को। तो होल नंबर में क्या क्या आ जाएगा, जीरो भी आ जाएगा, 1 2 3 4 5, इस तरीके से ये 9 तक आएगा और जीरो भी इसमें शामिल हो जाएगा। होल का मतलब होता है सभी, तो इसीलिए सभी में सभी जीरो भी आ जाएगा, तो इसीलिए इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण के साथ इसमें आगे देखते हैं। पूर्ण संख्या तो हो गया, अब आते हैं पूर्णांक संख्या का क्या होता है, इंटीजर क्या होता है। ठीक है, इतना तक तो समझ गए हम लोग। नेक्स्ट देखते हैं इंटीजर क्या होता है। इंटीजर्स या पूर्णांक संख्या इसको बोलते हैं, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर के बारे में जानते हैं हम लोग। तो इंटीजर भी होता है दुनिया का जो भी नंबर है ना, चाहे वो प्लस में हो, माइनस हो, जीरो हो, वो सारा इंटीजर होता है। इंटीजर का मतलब क्या हो गया, सिंपली कि खिचड़ी सांभर हो गया, सारा कुछ मिक्स, यानी कुछ भी उसमें छूटने वाला नहीं है। तो इंटीजर का मतलब क्या हो गया कि जैसे 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 हो गया, डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। इसका प्लस माइनस का क्या मतलब हो गया कि ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। 2 + 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। -2 है तो भी इंटीजर है, +2 है तो भी इंटीजर है। उसी तरीके से अगर +-3 यहाँ पे हम लिखें, इसका मतलब ये हो गया कि +3 भी इंटीजर है और -3 भी इंटीजर है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और पूछ देता है कि धन पूर्णांक क्या है। क्या है, धन पूर्णांक के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। पॉजिटिव इंटीजर के बारे में पूछ लिया जाता है। इसको
पॉजिटिव इंटीजर के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है तो धन पूर्णांक जो है ना प्लस वाला सारा हो जाता है। इसे 1 2 3 4 डॉट 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 आगे तक कोई भी नंबर हो सकता है। उसी तरीके से ऋण पूर्णांक क्या होता है ये भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो ऋण पूर्णांक के बारे में आपको बता दो, इसको निगेटिव इंटीजर भी बोलते हैं। निगेटिव इंटीजर शॉर्ट में लिख देता हूँ। तो ए हो गया -1 -2 -3, यानी कि माइनस साइन के साथ जो भी आएगा नंबर उसको हम लोग बोलेंगे कि ये निगेटिव इंटीजर है, ऋण पूर्णांक है। और पॉजिटिव इंटीजर प्लस वाले जितने भी होते हैं, जीरो इसमें काउंट हम धन और ऋण में जीरो को काउंट नहीं करते हैं, बल्कि जीरो इंटीजर में आता है, ठीक है। जीरो इंटीजर का एक पार्ट है। जीरो क्या है, इंटीजर है और होल नंबर दोनों है, ठीक है। तो ये एक चीज़ हम लोगों ने जाना, ठीक है। तो पूर्णांक के बाद जो है अगला हमारा नंबर है इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इवन और ऑड तो सभी लोग हम लोग जानते हैं बचपन से ही। इवन मतलब सम, और इस साइड कर देते हैं। ऑड का मतलब विषम, ठीक है। तो इवन का मतलब क्या हो गया, इवन नंबर मतलब 2 4 6 8, ये हो गया 3 5 7 9 11, इस तरीके से। तो ऐसे पता कैसे चलेगा कौन सा इवन है, तो जो 2 से जो भाग लग जाए ना, 2 से इसमें भाग जो है पूरा पूरा लग जाता है, पूरा लग जाता है। आप 2 से भाग करोगे ना, आप 2 से भाग करोगे तो ये पूरा कट जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो। 2 इवन नंबर वही होता है जो 2 से पूरा कट जाता है, ठीक है। ऑड नंबर वही होता है जैसे जो 2 से पूरा नहीं कटता है, वो और चीज़ों से कट सकता है, 3 से कट सकता है, 5 से कट सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि वो ऑड नहीं है, ठीक है। तो ऑड नंबर 2 से सिर्फ नहीं कटता है, बाकी अन्य बहुत सारे नंबरों से कटता है, ठीक है। तो इवन और ऑड के बारे में हम लोग वैसे पहले से भी जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहीं से क्वेश्चंस आते हैं आपको। ये सब तो वैसे एग्जाम्स में जो है ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो पूछा जाता है वो है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे देखो मैं लिख दिया इम्पोर्टेंट है ये अभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं अभाज्य संख्या बोलते हैं इसको। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये है भीष्म पितामह। प्राइम नंबर क्या है, ये है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह क्या बोल रहा था कि हमको तो 2 ही आदमी मार सकता है, पहला अर्जुन और दूसरा खुद मैं। यानी कि मैं बोलूँगा मैं मर जाऊँगा तभी मैं मरूँगा, चाहे मैं तीर पे क्यों न सोया हुआ हूँ। और अगर अर्जुन एक हमको मार सकता है वो बलशाली है, एक खुद मैं अपने आप को मार सकता हूँ। ऐसा कौन बोल रहा था, भीष्म पितामह, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा। तो वही है यहाँ पे जो है ये अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर जो है वो भीष्म पितामह है। वो बोलता है कि मैं एक ऐसा नंबर हो जो या तो एक हमको मार सकता है या दूसरा और कौन मार सकता है, तो वो खुद मैं ही खुद को मार सकता हूँ, ठीक है। मार सकता मतलब काट सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ, भाग लग सकता है उसमें, ठीक है। तो भाज्य मतलब, तो अभाज्य का यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से नंबर अभाज्य संख्या हैं। तो अभाज्य संख्या जो है जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग ऑड नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं अभाज्य संख्या के बारे में। आइए अभी बताते हैं, देखते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर। अभी आप देखते रहिए। 2 3 5 7, 9 नहीं होगा। 9 जो है ना ये नहीं होगा, ठीक है। ये 11 13 15 भी नहीं होगा, ठीक है। 17 19 इस तरीके से आगे बढ़ता है। तो अभी आप देखिएगा कि ये इसमें 9 और 15 को मैंने काट दिया। ये जो है प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। कैसे, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि या तो ये एक से या खुद से, एक से या खुद से भाज्य होता है।
क्या मतलब है कि या तो ये जो नंबर है या तो 1 से कटेगा या जो नंबर है वो खुद उसी से कटेगा। जैसे 11 के बारे में बात करें, या तो ये 1 से कटेगा या फिर ये ठीक 11 से ही कटेगा, ना किसी आगे वाले से ना किसी पीछे वाले से। उसी तरीके से अगर 17 या 19 की बात करें तो 19 जो है या तो 1 से कटेगा या फिर वो खुद ब खुद 19 से ही कैंसिल होगा, कटेगा। इसीलिए इसको हम लोग अभाज्य संख्या के कैटेगरी में इसको रखते हैं, क्योंकि ये किसी से कटता ही नहीं सिवाय 1 और 19 के। इसीलिए इसको भीष्म पितामह भी हम लोग बोलते हैं कि ये भीष्म पितामह या तो ये अर्जुन से मरेगा या वो खुद अपने से ही मरेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ 9 और 15 हम लोगों ने नहीं लिया। तो आइए देखते हैं 9 और 15 हम लोगों ने क्यों नहीं लिया। इसको ऐसे शॉर्ट में यहाँ पे हम देख लेते हैं कि देखिए 15 जो है ना वो 1 से भी कट जाएगा। 1 गुना 15 15, 1 से भाग देंगे 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3 पंचे 15, उसके बाद 5 तिया 15, उसके बाद 15 से भी 15 खुद ब खुद कटेगा। तो देखिए यहाँ पे 4 चीज़ों से जो है 4 नंबर से जो है 15 कट रहा है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या डेफिनेशन देखा अभाज्य संख्या प्राइम नंबर के बारे में कि या तो ये बेचारा खुद से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। तो यहाँ तो फिर गलत हो गया। एक 15 और 1 से तो कट रहा है तो अच्छी बात है, ये खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है, लेकिन ये 3 और 5 से भी कट रहा है। तो इसीलिए ये जो 15 है और 9 है ये प्राइम नंबर नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। 9 भी 3 से कटेगा, 9 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो यहाँ पे भी ये एक डेफिनेशन जो है ये लागू नहीं हो रहा है। इसलिए इसको हम लोग जो है प्राइम नंबर के कैटेगरी में नहीं रखते हैं। आपसे ये भी पूछा जाता है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपको बताना है कि 2 है। ठीक है, यहाँ पे ठीक 2 से चालू होता है। इसमें कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। लोग कंफ्यूज हो जाता है कि अरे 2 शायद प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये सम संख्या है। ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 प्राइम नंबर है। आप 2 के बारे में भी पता कर लीजिए कि 2 जो है या तो 1 से कटता है या फिर 2 खुद से ही कटता है। ये 2 से ही खुद से ही कटता है या 1 से कटता है, इसीलिए जो है ये प्राइम नंबर है। इसीलिए क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। इतना तो समझ में आ गया आप लोगों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर है। ठीक है, कंपोजिट नंबर को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। कंपोजिट को हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर के बारे में आइए डिस्कस करते हैं हम लोग कि कंपोजिट नंबर वो है जो एक और खुद के अलावा, ठीक है, एक और खुद के अलावा कम से कम एक और जो है भाज्य हो, एक और चीज़ों से वो कट जाए, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। ऐसे अगर हम बात करें 2 का, 4 का, 6 का, 12 का, 15 का, तो यहाँ पे देखिएगा कि ये एक और खुद के अलावा कम से कम एक और संख्या से जो है ये कट रहा है। ठीक है, तो 2 चूँकि छोटा हो रहा है तो यहाँ पे इसको 2 को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो 4, 6, 12 और 15 के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। क्या डिस्कस किया कि इसका एक और स्वयं के अतिरिक्त एक और स्वयं कैसे हिंदी में लिखा जाता है, एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक और गुणनखंड हो। क्या हो, एक और गुणनखंड हो, यानी कि एक और कोई संख्या हो जो उसको भाग दे सके, पूरा पूरा कैंसिल कर सके। इसका मतलब ये हो गया गुणनखंड हो। ठीक है, तो कम से कम इसमें क्या क्या इसमें सीख लिए, कम से कम 3 तो होना ही चाहिए कम से कम काटने के लिए। ठीक है, तो 3 कैसे, देखो ये 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 है कम से कम, तो ठीक है ये कंपोजिट नंबर है। 6 ये भी 3 या 3 से अधिक से कट सकता है। ये 12 ये भी 3 या 3 से अधिक से, 1 से, 12 से, 4 से, 3 से, सारे से कट रहा है। तो इसीलिए क्या हो गया, ये कंपोजिट नंबर हो गया। तो कंपोजिट नंबर के बारे में हम लोगों ने क्या सीखा कि कम से कम 3 ऐसी संख्या जो उसको
काट सके वो कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आता है। 3 कौन कौन सी संख्या हो सकता है? 3 हो सकता है, एक खुद एक होता है दूसरा नंबर वो खुद, और तीसरा कोई भी संख्या हो उससे कम जो उसको नंबर को काट सके वो कंपोजिट नंबर के अंतर्गत आता है। जैसे 4, 6, 12 और 15 एक्सेट्रा बहुत सारा और भी आगे हो सकता है। ठीक है, कंपोजिट नंबर के अंदर के बाद जो है आता है वो नंबर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान से देखिएगा आप लोग, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। को प्राइम इसको बोलते हैं इंग्लिश में, को प्राइम सह अभाज्य। क्या? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या है कि ऐसी संख्या जो जिसका जो दो ऐसी संख्या जिसका HCF 1 हो, जिसका क्या हो? HCF 1 हो, वो क्या कहलाता है? को प्राइम कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स में देखिएगा, इसको पहले डेफिनेशन लिख लीजिए। ऐसी दो संख्या जिसका HCF यानी कि महत्तम समापवर्त्य, महत्तम समापवर्त क्या हो? 1 हो। क्या हो? 1 हो। एक बार देख लेते हैं दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ, तो 1 हो, ये HC है, HCF क्या होता है? महत्तम समापवर्त 1 हो, यानी दो ऐसी संख्या जो आपस में कट के जिसका महत्तम समापवर्तक जो है 1 आ जाए, वो क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल्स में 2, 3, ये जो जोड़ी है ये को प्राइम जोड़ी है, को प्राइम नंबर इसीलिए इसको बोलते हैं। उसके बाद 5 और 9, ठीक है, इन दोनों को जब HCF निकालिएगा ना तो वो हमेशा 1 आएगा। कैसे आएगा अभी देख लेते हैं, आता है कि नहीं। तो 5 को हम लोगों ने से 9 का HCF, 5 और 9 का HCF निकालना है। तो 5 कान 5, इसमें आ गया 4, यहाँ आ गया 4। अब देखो HCF निकालते हैं कैसे, हम लोग आगे सीखेंगे वैसे, लेकिन अभी ये 5 जो है ना यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 5 यहाँ पे आ गया, फिर 4 एकम 4, फिर 1 आया, फिर ये 4 जो है यहाँ आ गया, 1 चौके 4, ये हो गया कैंसिल और बच गया ये 1। ठीक है, तो ये जो 1 बचा है ना यही HCF कहलाता है। 5 और 9 का HCF 1। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा था कि जब दो संख्याओं का HCF 1 होता है तो वो दोनों संख्या क्या कहलाता है? को प्राइम नंबर कहलाता है। ठीक है, इसी तरीके से एक और नंबर है 21 और 65, ये आप खुद से निकाल के देखिएगा। इस दोनों का भी HCF आप जब निकालिएगा तो इसका भी HCF जो है 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट में हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये भी, परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानते हैं। इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा का मतलब कि ये 5 स्टार है, 5 स्टार है ये, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। परिमेय संख्या के बारे में हम लोग जानते हैं। परिमेय को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या के बारे में आइए हम लोग जानते हैं कि ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, यानी कि अंश और हर के रूप में हो, अंश और हर के रूप में है। इसको इंग्लिश में नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अंश और हर के रूप में अगर कोई संख्या है तो वो क्या कहलाता है? वो परिमेय संख्या कहलाता है। एग्जाम्पल में देखिएगा, एग्जाम्पल में से 5/9, 7/12, इस तरीके से
9/13, इस तरीके से कोई भी नंबर है ना बट्टे में है, परिमेय संख्या का मतलब वो बट्टे में है। रेशनल का मतलब रेशियो, रेशनल बना है रेशियो से, रेशियो का क्या मतलब होता है बट्टे में, एक के बट्टे दूसरे, तो रेशनल का मतलब होता है रेशियो। और जो भी नंबर रेशियो में हो 7/12, 9/13, 9/13, 5/9, ठीक है, तो रेशियो में जो नंबर होता है उसी को रेशनल नंबर हम लोग बोलते हैं। लेकिन इसका भी एक कंडीशन है कि नीचे वाला जो है हर जो है 0 नहीं होना चाहिए, ये आपको याद रखना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि कंडीशन क्या है कि हर जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी कि P/Q यहाँ पे लिखे हैं ना, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि Q जहाँ 0 नहीं लिखना है। अगर आप 0 लिख दिया तो वो रेशनल नंबर नहीं हो सकता है कभी भी, वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग वैसे देखेंगे अलजीब्रा में कि Q को नीचे, अच्छा 0 को अगर नीचे रखते हैं हर में डिनोमिनेटर में, तो फिर उसका वैल्यू क्या होता है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी इतना याद रखना है कि हर का जो वैल्यू है वो किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो वो अपरिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकता है, यानी कि 9, 12 और 13 के जगह कभी भी 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, नहीं डालना है। यही हो गया अपरिमेय संख्या के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है। एक चीज़ और जान लेते हैं अपरिमेय कि अगर आपको डेसिमल में दिया हुआ है, ठीक है, डेसिमल में, इसको मिटा देता हूँ, तो डेसिमल वाले का कैसे पता करें कि परिमेय है कि नहीं। अगर बट्टे में दे दिया तब तो हम पता कर लिए, अगर सिर्फ डेसिमल में दे दिया कि 3 पॉइंट समथिंग 14159 या कुछ ऐसा, तो उसको कैसे पता करें कि ये डेसिमल में डेसिमल वाले जो है एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है कि नहीं, ठीक है। तो उसका भी एक छोटा सा ये है, आप देख लीजिए कि सपोज कीजिए कोई नंबर है, कोई नंबर ऐसे 22/7 है, ठीक है, 22/7, इसका वैल्यू आता है 3.142857, ठीक है, 142857। और फिर होता है 142857, ये आगे जाते जाता है। तो यहाँ पे हम एक चीज़ क्या देख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखिएगा कि 3.142857 ये जो है ना, ये वाला, ये फिर से यहाँ से रिपीट करना चालू कर दिया, यहाँ से ये रिपीट करना, यहाँ पे ख़त्म हुआ, यहाँ से रिपीट चालू, यानी कि 142857, फिर देखिए 142857, फिर यहाँ पे आएगा 142857, फिर इसी तरीके से रिपीट होते जाता है। तो डेसिमल के बाद जब भी कभी रिपीट होने लगे ना अंक, तो वो हमेशा रेशनल नंबर होता है, वो आपको याद रखना है। तो इसीलिए क्या है, एक रेशनल नंबर है, ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। कौन सा, 22/7, 22/7 क्या है, रेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर कोई ये वैल्यू है कि 1.3333, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्या है, एक रेशनल नंबर, क्योंकि देखो आप 3 जो है बार बार रिपीट कर रहे हैं, देखो ये 3 यहाँ बार ये 3 रिपीट कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे क्या रिपीट कर रहा था, यहाँ पे ये रिपीट कर रहा था, ये वाला हिस्सा बार बार रिपीट कर रहा है, 14, 28, 57, 14, 28, 57, फिर 14, 28, 57 रिपीट कर रहा है, यानी कि ये वाला पूरा हिस्सा रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। तो डेसिमल में इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि रेशनल है कि नहीं। जब डेसिमल के बाद संख्या रिपीट करने लगे तो जो है वो क्या होता है, रेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अपरिमेय संख्या क्या होता है, इररेशनल नंबर क्या होता है। इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या, ठीक। तो अपरिमेय संख्या के बारे में आइए हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो परिमेय तो हो गया, जान लिया हम लोगों ने, परिमेय का उल्टा जो परिमेय ना हो वो अपरिमेय है। तो फिर अपरिमेय है क्या, कौन कौन सा नंबर अपरिमेय है, आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं। तो एग्जांपल्स में देखिएगा, अपरिमेय जो है ना, एग्जांपल है से √5, √7, √15, इस तरह का जो भी नंबर है ना, वो क्या है, एक अपरिमेय नंबर है, अपरिमेय
संख्या है, अपरिमेय क्या है, संख्या है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ पूछ सकते हैं कि सर ये जो √5 √7 आपने √15 लिखा, क्या इसके जगह हम √4 भी लिख सकते हैं? तो बोलेंगे नहीं, √4 आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि √4 का वैल्यू 2 होता है, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, यानी कि 2 है, यानी √4 है। √4 को हम लिख सकते हैं 2, और 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। 1 तो हिडन होता है, सबके बट्टा में 1 होता है। अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ तो उसके बट्टे में हमेशा 1 होता ही होता है, भाग में 1 होता ही होता है, ये नोन सी बात है। और प्लस का साइन और 1 हमेशा हिडन होता है, छिपा हुआ होता है, ठीक है। तो इसको हम मिटा दिए, या हम लिख भी देंगे यहाँ 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए p/q के फॉर्म में है कि नहीं, ये p/q के फॉर्म में है कि नहीं, p/q के फॉर्म में है कि नहीं, p/q के फॉर्म में है ना, तो इसीलिए ये जो है एक रेशनल नंबर कहलाता है। इसी तरीके से √4 √16 √25 √36 इसका एक फिक्स वैल्यू आ जाता है हमारे पास। ये देखो 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 6 आ जाता है, इसीलिए ये सब का सारे क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन जब आप यही √5 √7 और √15 का जब आप रूट निकालोगे ना, तो ये डेसिमल में आएगा और वो रिपीट नहीं करता है, वो आगे जाते जाते आगे बहुत आगे तक जाते रहता है, रिपीट भी नहीं करता है और आगे बढ़ते जाता है डेसिमल के बाद। इसीलिए इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। एक और नोटेबल पॉइंट जो है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, बोलता है कि पाई जो है कौन सी संख्या, परिमेय है कि अपरिमेय है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है बताइए। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ आपका कन्फ्यूजन। यहाँ पे देखिएगा, हम लोग अभी देखें परिमेय, ठीक है, अभी देखें हम लोगों ने परिमेय और अपरिमेय हम लोगों ने देखा। अपरिमेय हम लोगों ने देखा, यानी कि रेशनल और इरेशनल के बारे में हम लोगों ने हमने अभी क्या बात किया कि 22/7 जो है, 22/7 जो है ये क्या है, रेशनल नंबर है। क्या है, रेशनल नंबर है। और पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, यानी कि अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो ऐसा क्यों, आप तो अभी क्वेश्चन खड़ा करोगे कि भाई साहब पाई का वैल्यू तो 22/7 ही होता है, दोनों तो बराबर ही है, फिर आप इधर पाई को इधर क्यों लिख दिए इरेशनल में और 22/7 को रेशनल में क्यों डाल रहे हो, कहीं पगला तो नहीं गए मास्टर जी? तो मैं बोलूँगा भाई साहब मैं पगलाया नहीं, मैं सही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 जो होता है ना, यहाँ पे जो हम पाई का वैल्यू 10th में या 12th में यूज करते हैं 22/7, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। पाई का वैल्यू 22/7 कभी होता ही नहीं है। तो फिर बोलोगे हमें पढ़ाया क्यों जा रहा है भाई साहब 10th में, ये बताओ। 10th में 9th में सारी जगह हम पढ़ रहे हैं 22/7। वो जो है ना, पाई का ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। क्या है, पाई इज़ वेरी नियर टू 22/7, यानी कि ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, याद रखना है। पाई का वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। अप्रॉक्स और एग्जैक्ट में क्या अंतर होता है कि थोड़ा सा का फर्क होता है, ठीक है। सपोज करो 2.99 है, ठीक है, तो कोई आदमी 2.99 को 3 भी बोल दिया, ठीक है यार थोड़ा सा का अंतर है, बोल दिया, क्या फ़र्क पड़ता है। और कोई 2.99 ही बोला, वो भी सही है। तो 3 इसलिए लिया जाता है, यानी कि पाई का वैल्यू 22/7 इसलिए लिया जाता है कि ताकि बच्चों को जो 9th 10th और 12th में पढ़ रहा है उसको कैलकुलेशन में किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, क्योंकि वो बड़ा कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, उलझ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं अगर पाई का वैल्यू 22/7 लेके अगर नासा का साइंटिस्ट या इसरो का साइंटिस्ट काम करेगा, जो भी वहाँ उसका प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे वो जो है कैलकुलेशन में अगर पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेगा ना, तो उसका कैलकुलेशन ही फेल हो जाएगा, प्रोजेक्ट ही फेल हो जाएगा। क्योंकि डेसिमल के बाद 10 अंक तक 12 अंक तक जो है वैल्यू को लिया जाता है, ताकि चीज़ों को एक्यूरेटली जो है मेजर किया जा सके, उस पर अच्छे तरीके से काम किया जा सके, चीज़ों को अच्छी तरीके से डिज़ाइन किया जा सके, ठीक है। तो इंजीनियरिंग में जब आप जाओगे या हायर एजुकेशन में जाओगे तो पाई का वैल्यू 22/7 आपको नहीं पढ़ाएगा। पाई का वैल्यू क्या पढ़ाएगा, तो पाई का वैल्यू पढ़ाएगा, आपको मैं बता दूं कि पाई का जो वैल्यू होता है वो होता है पाई = 3 वैल्यू होता है, वो होता है
3.1415926535। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बहुत आगे तक जाता है, ये कम से कम 92-93 और आगे जाएगा डिजिट, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पाई का ये वैल्यू है कहीं रिपीट हो रहा है, कहीं से रिपीट हो रहा है। देखिए 14 के बाद 15 आ गया, 15 के बाद 92 आ गया, 65 आ गया, 35 आ गया, कोई रिपीट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, रिपीट ही नहीं कर रहा है और ये आगे बढ़ते जा रहा है। अभी हमने क्या बताया परिमेय, कि परिमेय में डेसिमल के बाद ना रिपीट होने लगता है अंक। यहाँ पे रिपीट हो रहा है क्या पाई का वैल्यू? नहीं हो रहा है। तो यही चीज़ मैं आपको बताने वाला था कि पाई का वैल्यू यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। जबकि यहाँ 22/7 के बारे में बात करें हम, तो 22/7 का जो वैल्यू होता है 14, 28, 57, ठीक है। तो यहाँ जो 22/7 जो है वो बराबर होता है इतने का, फिर से 14, 28, 14, 28, 57, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 22/7 का वैल्यू है वो है 14, 28, 57, 14, 28, 57। इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, इसलिए रेशनल है। पाई का वैल्यू देखो कहीं पे रिपीट हो रहा है, कहीं पे रिपीट हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा। और देखो वैल्यू भी अलग है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेशन के लिए, चूंकि पाई का वैल्यू है 3.14 को ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे भी पाई का वैल्यू इसी 3.14 लेते हैं कैलकुलेशन में, 10th में, 9th में, 12th में, ठीक है। और यहाँ पे देखो 22/7 का वैल्यू जो है ये भी, ये देखो 3.14 जो है शुरुआत में ये भी है, तो इसीलिए 3.14 है, ये 3.4 एक जैसा लगता है, इसीलिए हम लोग इसको 22/7 ही मान लेते हैं। लेकिन 22/7 जो है कहाँ से आया, कि क्यों आया, ये किसी को पता नहीं है भाई साहब। 22/7 का वैल्यू चूंकि 3.14 के बराबर होता है, इसीलिए हम लोग पाई को 22/7 मान लिए हैं, ठीक है। लेकिन पाई का वैल्यू 22/7 कभी नहीं होता है, ये आपने अभी जाना और जान लो, ठीक है। तो ये आपने देखा कि कैसे 22/7 एक परिमेय संख्या है और पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। ये आप नोट कर लो, एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, रेशनल इरेशनल हो गया। उसके बाद एक और इसमें नंबर सिस्टम एक छोटा सा टॉपिक है, आप बोल सकते हो कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में जो है आपसे पूछा जाता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू यानी कि स्थानीय मान, स्थानीय मान के बारे में आपसे पूछा जाता है, और जातीय मान फेस वैल्यू के बारे में आपसे पूछा जाता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू क्या होता है। कि सपोज करो कि आपको कोई नंबर दिया हुआ है, ठीक है, कोई नंबर है, जैसे सपोज करो कि आपने 35149 दिया हुआ कोई नंबर, ठीक है। तो इसका आपको बोलेगा कि इसमें ना क्वेश्चन है, मान लो कि इसमें बोलेगा कि एक का जो है, एक का प्लेस वैल्यू बताइए, स्थानीय मान बताइए। क्या बताइए? स्थानीय मान बताइए। क्या बताओगे आप? तो कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या करना है, देखिए प्लेस वैल्यू में हमेशा आप याद रखो कि जिस नंबर के बारे में आपसे प्लेस वैल्यू पूछा जाए उस नंबर को पकड़ो, पकड़ लिया, और उस नंबर को छोड़ के उसके आगे जितना और नंबर है ना उतना जीरो उसके ऊपर चेप दो, बैठा दो, वो हो गया प्लेस वैल्यू। जैसे अभी हमने क्या किया कि एक का प्लेस वैल्यू पूछा है ना, तो हमने एक तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि एक का पूछा है भाई साहब, तो एक को तो बोल पकड़ना ही पड़ेगा ना। अब जैसे कोई बंदा है, अब पुलिस बोला कि भाई उस बंदे को पकड़ के ले, तो बंदे को पकड़ के ले आना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी तरीके से हमने एक का प्लेस वैल्यू पूछा है, तो एक को हमने क्या किया, पकड़ लिया, ठीक है। एक को पकड़ लिया। आप देखेंगे कि एक के आगे कितना जीरो, इधर इकाई अंक की तरफ, इकाई, तो आगे 2 है तो यहाँ पे 2 जीरो दे देंगे, तो एक का जो प्लेस वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। उसी तरीके से अगर 3 का प्लेस वैल्यू पूछे, 3 का प्लेस वैल्यू पूछे, 3 का प्लेस वैल्यू पूछे, तो 3 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा। देखो 3 का प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, 3 तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो 3 यहाँ पे लिख दिए। 3 के आगे कितना जीरो है भाई साहब, एक आगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे जीरो डाल देंगे। ये हो गया 3 का प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ आपको याद रखना है कि 3 का जब पूछ रहा है ना, तो 3 को खुद कंसीडर नहीं करना, 3 को छोड़ के कंसीडर करना है। 3 तो लिख दिया हमने, 3 के आगे कितना है वो कंसीडर करना है। 3 के आगे देखो 1 2 3 4 डिजिट है, तो यहाँ पे
4 जो है 0 बिठा दिए, 3 के ऊपर 0 बिठा दिए, 3 के आगे 0 बिठा दिए, ठीक है। तो हो गया प्लेस वैल्यू। इस तरीके से आप प्लेस वैल्यू को निकाल सकते हो आसानी से। एक छोटा सा चीज़ है ये, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ठीक है। इसी तरीके से फेस वैल्यू के भी बारे में आपसे पूछा जाता है कि फेस वैल्यू बताओ। तो फेस वैल्यू क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं जातीय मान, जातीय मान। तो आप एक चीज़ बताओ कि अगर फेस वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है तो क्या किसी का फेस चेंज हो सकता है? क्या थोपड़ा कभी चेंज हो सकता है आदमी का? एक बार जो भगवान ने दे दिया वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। हमेशा ये बात याद रखना। तो उसी तरीके से जब भी फेस वैल्यू के बारे में पूछे ना, जातीय मान के बारे में पूछे ना, तो जिस चीज़ का जातीय मान पूछेगा वही जो है उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने वाले को ही घुमा दो उल्टा बात। देखो जैसे अगर पूछ रहा है 3517 में अब 5 का फेस वैल्यू बताइए, यानी कि जातीय मान बताइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 का बोला है ना, तो भाई साहब मैं बोलूँगा आंसर में 5 का बोला है ना तो 5 ही होगा, इसमें 0 कभी नहीं लगता है। क्यों ये बोल रहा है फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू के बारे में पूछा जा रहा है। तो फेस वैल्यू जो हमेशा 5 है तो 5 ही रहेगा, फेस कभी चेंज नहीं होगा, उस पर ना 0 लगेगा आगे ना पीछे, फेस जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है। अगर 3 के बारे में पूछेगा, अगर बोलेगा कि 3 का फेस वैल्यू बताओ, तो बोलेंगे भाई साहब 3 ही होगा इसका आंसर, ठीक है। 3 का फेस वैल्यू 3 ही होगा इसका आंसर। तो ये अभी हम लोगों ने चीज़ देखा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा। तो बाकी का जो है इसी तरीके से जो है हम अच्छे तरीके से जो है हम लोग सीखते जाएंगे धीरे धीरे, और नए नए चीज़ जो है नए नए तरीके से और आसान तरीके से जो है हम लोग मैथ्स को सीखेंगे। और आप लोगों से निवेदन है कि अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, उसको भी अपने साथ जोड़ें। और आपसे एक निवेदन है कि अगर आप पढ़ाई में कमज़ोर हैं या छोड़ दिए बहुत दिन से, या जो भी दिक्कत है आपको, ये समझ नहीं पा रहे हैं मैथ्स को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप हमारे साथ जुड़े, हम आपको बिल्कुल 0 लेवल से और हीरो लेवल तक लेके जाएंगे, ये हमारी गारंटी है, वादा है, और आपको बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप जो है हमारे साथ जुड़ें और हमसे जो है, हम भी आपसे सीखेंगे, आप भी हमसे बहुत कुछ सीखें, ठीक है। तो ये एक चीज़ जो है हम लोगों ने मैथ्स का एक पहला टॉपिक जो है हम लोगों ने आज सीखा जाना, ठीक है। तो बाकी का जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे, लेकिन जाते जाते एक मोटिवेशनल जो है कोर्स जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया है कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड, यानी कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि आपका गोल आपको प्राप्त ना हो जाए, ठीक है। तो अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। तो सिंपल सा मीनिंग है इसका कि आप उठो, जागो, उठो, सवेरे उठो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने कामों पे लग जाओ। जो भी आपका काम है उसको मन लगा के करो, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप जी तोड़ मेहनत करो, आपको एक दिन लक्ष्य आपका ज़रूर मिलेगा, आपको सफलता ज़रूर मिलेगा। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ जो है आज का वीडियो समाप्त करते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे। जय हिंद।